गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के 18वें एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें कि जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आपको पीडीएफ मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर प्रत्येक एपिसोड का वहाँ पर पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल है, उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो यह एपिसोड है इसमें विशेष तौर पर हम लोग जो भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं या उसके विषय में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है या कहाँ से वो संबंध रखती हैं उस पर चर्चा की जाएगी। साथ में इसमें जो भारत के कृषि जलवायु प्रदेश हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो आज के एपिसोड में विशेष फोकस जनजाति पर है और कृषि जलवायु प्रदेश पर है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है काफ़ी बेहतर है, आप इसे देख सकते हैं। भारत में टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो जनजातियों पर आधारित यह प्रश्न है और इसके आधार पर हम कई प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो खैर इसका तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी, क्योंकि नीलगिरी श्रेणी पर ही टोडा जनजाति पाई जाती है। तो आइए अब जनजातियों पर कुछ विशेष हम लोग अध्ययन करते हैं कि जिससे जनजातियों पर आधारित यदि कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो उन प्रश्नों को आप बना सकें। यहाँ पर सबसे पहला विषय तो यही है कि भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है। तो भारत की कुल जनजातियों में मतलब कुल जनसंख्या में जनजातियाँ कितनी हैं, तो 8.6% पाई जाती हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। इन राज्यों में यह जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। फिर है जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। फिर कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर कहाँ है, उड़ीसा में। उसके पश्चात राजस्थान में। इसी प्रकार है लक्षद्वीप में। अगर परसेंटेज के अनुसार हम देखें, ये तो जो था जनसंख्या के आधार पर था, परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक जनजाति कहाँ रहती है, तो लक्षद्वीप में 94.8% जनजातियाँ आपकी लक्षद्वीप में है। मिजोरम में 94.4% है। नागालैंड में 86.5 है। मेघालय में 86.1 है। अरुणाचल प्रदेश में 68.8 है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जनजातियों के परसेंटेज में लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा है, लेकिन वैसे संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियाँ रहती हैं। फिर है भारत में एकमात्र ऐसी जनजाति है मानवावकपी है, जिसको कहते हैं असम का श्वेत भौं गिबन। तो असम का जो श्वेत भौं गिबन है इसी को कहते हैं मानवावकपी कहते हैं। इसके विषय में भी कभी काल प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, इसे भी याद रखिएगा। इसी प्रकार अगले तथ्य पर चलते हैं। तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति समूह है इसका नाम है भील। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है और इसकी टोटल जो पॉपुलेशन है तो आप देख सकते हैं 1,70,71,000 यहाँ पर 49 है। इतनी यहाँ पर जनजातियाँ हैं कौन सी, भील की। और भील जनजातियाँ सबसे ज़्यादा किस राज्य में रहती हैं, तो मध्य प्रदेश में है, उसके पश्चात गुजरात में है, उसके पश्चात राजस्थान में है। इसके विषय में एक तथ्य और है कि भीलों के जो घर हैं इन घरों को हम लोग क्या कहते हैं, कू कहते हैं। तथा इनके वस्त्र को क्या नाम देते हैं, तो कछाबू। तो इसे भी तथ्य याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी कभी काल प्रश्न पूछा जाता है कि भीलों के घर को क्या कहते हैं, तो कू, तथा इनके वस्त्र को क्या कहते हैं, तो कछाबू कहते हैं। उसके पश्चात अगर बात करें गोंड जो जनजाति है, या भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील है। उसके पश्चात कौन है, गोंड है। गोंड का जो टोटल पॉपुलेशन है तो 1,32,56,928 है। यह जनजाति गोंडवाना लैंड की मूल निवासी है। गोंडवाना लैंड सेक्शन को हम लोग जब कह सकते हैं भारतीय कैलेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर विशेष अध्ययन होगा। और गोंडवाना लैंड ही वो सेक्शन है जहाँ पर हमारी जो कोयले की बहुत सारी खादानें हैं तो इसी सेक्शन में पाई जाती हैं कहीं ना कहीं। तो गोंडवाना लैंड की मूल जनजाति है। और जब हम लोग पेंजिया और पैंथालसा का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर उत्तरी भाग को हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी लैंड को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो खैर यह उसी की है। तो गोंडवाना लैंड का तात्पर्य है कि यह भारत से भी संबंध है प्लस अन्य कॉन्टिनेंट से भी इसका संबंध है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश की यह सबसे बड़ी जनजाति है। खास करके आपको ध्यान क्या रखना है, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, क्योंकि आपके एग्जाम में यूपी स्पेशल से भी प्रश्न बहुत सारे रहेंगे। तो यूपी की जो सबसे बड़ी जनजाति समूह है वो कौन सी है, गोंड है। गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, तो मध्य प्रदेश में रहती है। कहाँ रहती है, मध्य प्रदेश में रहती है। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या गोंड की कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर अगला तथ्य है
कि खरबार और खैबार ये दोनों एक ही के नाम हैं। खरबार और खैबार जनजाति यूपी के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती है, जो यूपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यूपी की सबसे बड़ी जो जनजाति थी उसके विषय में आप लोगों ने यहाँ पे देखा है गोंड है, लेकिन यूपी की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है खरबार या खैरबार। तो यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं और रिपीटेड प्रश्न रहते हैं। अगला यहाँ पर तथ्य है कि मंगोलायड जो प्रजाति समूह है यह उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी, उत्तर पूर्वी का तात्पर्य है कि जो पूर्वोत्तर भारत है अर्थात नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, उन सब की बात कर रहा है कि पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अंतर्गत संथाल, भील, कोल, चेंचू, मलायन, कुरम्बा, यरूबा, उरांव, मुंडा, ये सब जनजातियां आती हैं किसके अंतर्गत? तो मंगोलायड इसके विषय में हम लोग अलग से पुनः चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो जनजातियों का, या हम कहें कि किस प्रकार से मानव का उद्भव हुआ है। तो मानव के उद्भव में हम लोग निग्रोइड हैं, वहाँ पर जितने भी जनजातियाँ सबकी चर्चा करेंगे और उसी में हम लोग मंगोलायड की भी चर्चा करेंगे। तो खैर अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो मंगोलायड में आपकी संथाल जनजातियाँ हैं, भील है, कोल है, चेंचू है, मलायन है, कुरुम्बा है, यरूबा है, उरांव, मुंडा जनजातियाँ पाई जाती हैं। डिफरेंस अगर देखा जाए, रेस एक होता है और एक होती है जनजातियाँ। तो रेस का तात्पर्य, जैसे मंगोलायड एक रेस है, द्रविडियन हम कह सकते हैं कि यह रेस नहीं बल्कि यह एक प्रकार से जनजाति में या प्रजाति में आती हैं। तो रेस की चर्चा हम लोग करेंगे। निग्रोइड एक रेस होता है, वहाँ पर हम अल्पाइन की बात करते हैं, तो सब रेस हैं, उसकी चर्चाएं हम लोग अलग से करेंगे। इसके पश्चात जब किसी वीडियो में देखेंगे प्रश्न रहेगा तो वहाँ पर इसका डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ पर अगला तथ्य है कि भोटिया जो जनजाति है यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट में पाई जाती है, यह भी मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। इसके पीछे आप देखिए, यहाँ पर हमने कहा मंगोलायड, तो मंगोलायड में ही कौन सी है? यहाँ पर भील है, कोल है, चेंचू है, मलायन है, कुरम्बा है, यरूबा है, सब देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो लिखा है कि भोटिया की बात कर रहा है, तो भोटिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट अर्थात मंगोल प्रजाति का ही एक पार्ट है। थारू की बात करें तो थारू जनजाति भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश प्लस बिहार। इनका जो त्यौहार है उस त्यौहार का नाम होता है ब्रजहर। ब्रजहर नामक एक ये त्यौहार मनाते हैं। और यहाँ पर भूटिया जो है यह सिक्किम तथा वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जो जनजाति है यह वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में पाई जाती है। साथ में मुंडा जनजाति का जो त्यौहार है उसको कहते हैं सरहुल त्यौहार। क्या कहते हैं? सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें करते क्या हैं लोग? तो वृक्षों की पूजा करते हैं। जबकि ब्रजहर त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कोल जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र की जनजातियां हैं। लिम्बू या इसी को कहते हैं याकयुंग, यह सिक्किम की जनजाति है। तो इन तथ्यों को आपको एकदम मेमोराइज करना है, याद करना है। अगला तथ्य देखें तो यहाँ पर डोंगरिया कौंध, यह उड़ीसा की जनजाति है। गद्दी आपको पता ही होगा, या गद्दी और बकरवाल जो ये सब जनजातियां हैं तो हिमालय के उत्तरी और पश्चिमी वाले भाग में ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो यह किस श्रेणी में पाई जाती है? खास करके तो धौलाधर श्रेणी में। वैसे यह जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन में भी पाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि केवल हिमाचल में ही है, तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर में ही गद्दी, आपकी बकरवाल, ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो संथाल है, संथाल पूर्वी भारत अर्थात वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा की यह जनजातियां हैं। यहाँ पर एक बापला या बुपला नामक का विवाह का प्रकार है। जो यहाँ का विवाह की प्रथा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो बापला या बुपला के नाम से जानते हैं। इस तथ्य को भी खूब याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अगला है जौनसारी। जौनसारी कहाँ की जनजाति है? तो उत्तराखंड की जनजाति है। भूटिया सिक्किम की ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है। साथ में बोडो जो जनजाति है यह गारो पहाड़ी पर निवास करती है। बोडो पहाड़ी कहाँ पर निवास करती है? तो गारो पहाड़ी पर। और गारो किसका पार्ट है? तो मेघालय का पार्ट है। और गारो, खासी, जयंतिया तीनों मेघालय की पार्ट है। और मेघालय जो है यह प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। चेंचू जो जनजाति है यह केरल की जनजाति है। टोडा जो जनजाति है, जो आपका प्रश्न था, यह तमिलनाडु की है अर्थात नीलगिरी का पार्ट है। और यहाँ पर जो विवाह प्रथा है वह किस प्रकार की है? तो बहुविवाह प्रथा है। कैसी है? बहुविवाह प्रथा इन जनजातियों में होती है। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। जौनसारी जो जनजाति है यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर गोंड है। जारवा जो जनजाति है यह अंडमान निकोबार की जनजाति है।
क्या अंडमान निकोबार में केवल जारवा है? नहीं, वहाँ पर कई जनजातियाँ हैं। वहाँ पर सोमपेन भी पाई जाती हैं, वहाँ पर सेंटलीज भी पाई जाती है। तो सेंटनेलीज जो हैं ये भी वहीं पर हैं, सोमपेन भी वहीं की हैं, जारवा भी हैं। ये तीनों कहाँ की हैं? तो अंडमान और निकोबार की हैं। जो जारवा जनजाति है इसी को कहते हैं कि यह सबसे पुरानी जनजाति है। इसको कहते हैं आद्य जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो जारवा ही आपकी आद्य जनजाति है, अर्थात सबसे पुरानी जनजाति है। यहाँ पर अगला जो तथ्य लिखा है राजी, बनरौत जनजाति। राजी को ही कहते हैं बनरौत। यह जो जनजाति है कहाँ की है? तो उत्तराखंड की है। यहाँ का जो धर्म है एक ऐसा धर्म है तो हिंदू धर्म है। एक ऐसा ये लोग धर्म अपनाते हैं तो हिंदू धर्म अपनाते हैं। साथ में जो यहाँ पर प्रथा है वो कैसी प्रथा है? घूमिंग प्रथा, अर्थात यह कृषि की एक विधा है। ये क्या है? घूमिंग विधि से ये लोग कृषि करते हैं। फिर अगर बात करें बुक्सा, बुक्सा जो है यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित, मतलब उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड की यह जनजाति है। बोरहोर जो जनजाति है यह झारखंड की है। कहाँ की है? झारखंड की है। सहरिया जो जनजाति है कहाँ की है? राजस्थान की है। साथ में हो जनजाति के विषय में बात करें तो हो जनजाति झारखंड की है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, या हम बात कहें कि इसमें 2 विवाह की प्रथा है। एक को अंडी कहते हैं और एक को ओपोर तीपी कहते हैं। अंडी का तात्पर्य होता है कि वार्तालाप के माध्यम से विवाह करना, अर्थात जैसे अरेंज मैरिज होता है उसको कहते हैं अंडी। तो ये हो जनजाति में होता है। और साथ में अगर ओपोर तीपी हम प्रथा की बात करें, यह भी विवाह की एक प्रथा है और इन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है। इसमें कन्या का अपहरण करके शादी किया जाता है। तो 2 प्रथाएं यहाँ पर ज़्यादातर हैं, ध्यान रखिएगा, हो जनजाति में। और इन दोनों पर प्रश्न अतीत में भी पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये तथ्य ऐसे हैं कि जो काफ़ी कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनको थोड़ा याद करना समझना मुश्किल होता है। फिर हम बात करें मीणा जो जनजाति है यह राजस्थान की जनजाति है। कुकी जो जनजाति है यह मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है। इस पर भी खूब प्रश्न पूछा जाता है और इसी के आधार पर कई इतिहास में विद्रोह हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो उन विद्रोहों के बारे में तो आपको इतिहास में पढ़ने को मिलता है, लेकिन खैर यहाँ पर कुकी जनजाति जो कहाँ की है? मणिपुर की है। जो कुका विद्रोह था ये आपका केरला के आसपास हुआ। मोपला विद्रोह जो था। माल जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ की हैं? माल पहाड़िया, ध्यान रखिएगा, यह जो है एक जनजाति है और कहाँ की है? झारखंड की। माल पहाड़िया यह भी एक जनजाति है। मडिगा भी जनजाति है आंध्र प्रदेश की। महर भी जनजाति है महाराष्ट्र की। पैगा मध्य प्रदेश की है। करबी असम की है। रोंगपा सिक्किम की है। जबकि हम लोग रेंगमा का नाम सुने हैं। रेंगमा एक पहाड़ी है। मिकिर और रेंगमा वो कहाँ पर है? असम में है। लेकिन रोंगपा जो जनजाति वो कहाँ की है? सिक्किम में है। कादर जो जनजाति ये कहाँ की है? केरल की है। राजी जो जनजाति है यह हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। तो इन तथ्यों को आपको क्लियर रखना है। साथ में अगर डाफर की बात करें तो ऐसे आभर, डफला, मीरी ये सब की बात हम चर्चा करते हैं जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कुछ पहाड़ियाँ हैं, आभर, डफला, मीरी, मिसमी, ये सब नाम है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें जो डाफर है, डाफर एक जनजाति है कहाँ की? गुजरात की। साथ में अगर हम बात करें कोरबा भी एक जनजाति है कहाँ की? झारखंड की। चेंचू केरल आंध्र प्रदेश की जनजाति है। खोंड ओडिशा की जनजाति है। मोपला की बात करें तो मोपला यह एक केरल का विद्रोह है और किसके द्वारा किया गया था? इन्हीं जनजातियों के द्वारा। तो मोपला विद्रोह केरल का है और मोपला जनजाति के द्वारा किया गया है। इतिहास का पार्ट था। तो मोपला जनजाति कहाँ की है? केरल की है। मुरिया जो जनजाति है कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। कोटा भी एक जनजाति है। कोटा जैसे राजस्थान का एक स्थान है तो उसी प्रकार कोटा एक जनजाति है। ये कहाँ की है? तो तमिलनाडु की जनजाति है। साथ में अगर हम आगे बात करें तो मगानियार ये भी एक जनजाति है और राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर मंगानियार की बात करें तो यह जो जनजाति है यह खास करके मुस्लिम कम्युनिटी से संबंध रखती है और राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली यह जनजाति है। इनका संगीत जो परंपरा है यह काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा कि संगीत परंपरा के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है तो उसका नाम मंगानियार है, जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है और रेगिस्तान में निवास करती है। अगला तथ्य आपातानी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। अगर अंगामी की बात करें तो अंगामी नागालैंड की जनजाति है। घुमरिया उरांव जनजाति का युवा गृह होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उरांव जनजाति का जो युवा गृह होता है उसे कहते हैं घुमरिया। जनजाति कौन सी है? उरांव। ध्यान रखिएगा, उरांव एक जनजाति है और इनका जो एक सामाजिक संस्था है जहाँ पे ये लोग हर प्रकार के अपने निर्णय लेते हैं या किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान करते हैं,
अर्थात यह एक प्रकार का युवा गृह होता है, उसको कहते हैं घुमरिया। उरांव जनजाति का जो सामाजिक संस्था है या युवा गृह है उसका नाम घुमरिया है। मजहबी ये क्या है, पंजाब की एक जनजाति है। राजवंशी वेस्ट बंगाल की जनजाति है। हुंजा कश्मीर की जनजाति है। कोनयाक नागालैंड की जनजाति है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जनजातियों पर आधारित ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। अगला यहाँ पर इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ पर कुछ भाषाई परिवार हैं और उनसे संबंध रखने वाली कुछ भाषाएं हैं, उस पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। आस्ट्रिक किस भाषा से संबंध रखती है, मतलब एक तरफ परिवार है और एक तरफ भाषा है, ध्यान रखिएगा, एक तरफ भाषा है तो एक तरफ परिवार है। ये परिवार है और ये उसके संबंध रखने वाली भाषाएं होती हैं। एक परिवार में कई भाषाएं हो सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आस्ट्रिक जो है या संथाली, आस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत ही संथाली भाषा आती है। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत मलयालम आती है। कौन आती है? मलयालम आती है। फिर अगर हम बात करें चीनी तिब्बत के अंतर्गत कौन आती है, तो चीनी तिब्बत के अंतर्गत लेपचा आती है। फिर अगर हम बात करें इंडो आर्यन के अंतर्गत कौन आती है, तो संस्कृत। इंडो आर्यन का तात्पर्य संस्कृत ही होता है, तो संस्कृत है। इसी के आधार पर हम कुछ भाषा परिवार और कुछ उनसे संबंध रखने वाली भाषाओं पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आते हैं इसके डिस्कशन पर। भाषा जो परिवार होता है, यहाँ पर कई प्रकार की भाषा परिवार हैं। एक है यूरोपीय भाषा परिवार। यूरोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, ये सब यूरोपीय भाषा परिवार की पार्ट है। इसे आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो द्रविड़, जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं, खास करके ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं वह यूरोपीय भाषा परिवार का संबंध रखते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार अर्थात जो दक्षिण भारत की हैं, वहां पर तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ओरांव, ब्राहुई, तो ये सब जो भाषाएं हैं यह द्रविड़ भाषा की हैं और दक्षिण भारत की हैं। आस्ट्रिक का तात्पर्य है कि जो आस्ट्रिक भी एक भाषा परिवार है, जैसे आपका यूरोपीय भाषा परिवार है उसी प्रकार आस्ट्रिक भी है। यह भी खास करके जो पूर्वोत्तर वाला सेक्शन है वहां पर देखने को मिलती है। खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिजा, ये सब जो जनजातियां मतलब भाषाएं हैं यह आस्ट्रिक परिवार से संबंध रखती हैं। तो आपका प्रश्न में देखिए संथाली भी लिखा था, तो संथाली किसका है? आस्ट्रिक का है। मलयालम लिखा गया था, तो मलयालम किसका था? द्रविड़ का था। और जो लिखा था एक संस्कृत था, संस्कृत में आपका इंडो आर्यन था, लेकिन यहाँ पर यूरोपीय भाषा का ही एक पार्ट है इंडो आर्यन, उसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि यूरोपीय जो भाषा होती है यह बहुत विशाल है, इसको सब पार्टों में फिर बांट दिया गया है। यूरोपीय भाषा परिवार के कई सब पार्ट बनाए गए हैं। एक इसका पार्ट है इंडो आर्यन, एक इसका पार्ट है यूरोपीय, एक इसका पार्ट है ईरानी। क्योंकि जो कह सकते हैं ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश जब अपनी कॉलोनी बनाने के लिए निकले तो ऐसा नहीं कि सब भारत में ही आ गए। कुछ भारतीय मतलब वहाँ से आए, भारतीय मूल को एडॉप्ट किया या यहाँ की संस्कृति सभ्यता में ढलने का प्रयास किया, तो उनको इंडो आर्यन कहा गया। कुछ ऐसे रहे कि जो अपने कल्चर और आर्ट को ही मेंटेन रखे, तो यूरोपीय ही रहे। अब कुछ है कि जिनके अंतर्गत भारतीय वहाँ पर मतलब ईरानी संस्कृत का ज़्यादा प्रभाव है, तो ऐसे ईरानी भी हमारे देश में कुछ भाषा परिवार हैं कि जिनके तहत हम लोग अपनी भाषाओं प्रयोग करते हैं। इंडो आर्यन का काफ़ी ज़्यादा व्यापक रोल है। इंडो आर्यन का भारत की भाषाओं में ज़्यादा महत्व है और इसका कितना परसेंट है, तो 76.87% जो हमारी भाषाएं हैं वह इंडो आर्यन के अंतर्गत ही आती हैं। उसके पश्चात आपका यूरोपी है और ईरानी है, तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा। इंडो आर्यन हो गया, यूरोपी हो गई या ईरानी हो गई, ये सब यूरोपीय भाषा परिवार के सब पार्ट हैं और इसी के अंतर्गत कई भाषाएं आती हैं। मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, ये सब इसी के पार्ट हैं। तो यह तथ्य है। और अगर बात करें भाषा और कौन सी इसका परिवार है, तो तमिल और मलयालम द्रविड़ियन है, पीछे से मिलान कर सकते हैं। सिंहलीज और संस्कृत इंडो आर्यन की हैं। परमीज सिंध तिब्बत का है, यह भी एक भाषा परिवार है। जावानीज एस्टोनिशियन, ये भी भाषा परिवार है। लेप्चा चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। संथाली आस्ट्रिक भाषा परिवार है। तो भाषा परिवार पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और इतनी ही भाषाएं, इतने ही भाषा परिवार हैं। यदि इन तथ्यों को आप एक बार दो बार मेमोराइज करेंगे तो सभी प्रश्न हमें उम्मीद है कि बन जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन भारत का कृषीय जलवायु प्रदेश नहीं है? यहाँ पर बताना है कि भारत का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है। वैसे जो भारत का कृषि जलवायु प्रदेश की हम चर्चा करने चल रहे हैं, यह योजना आयोग के अनुसार और कालांतर में यही है नीति आयोग के अनुसार। किसके अनुसार? नीति आयोग के अनुसार है। और इसके अंतर्गत 15 जलवायु प्रदेश बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 15 बताए गए हैं। आइए इसकी चर्चा करते हैं। वैसे इसका जो सबसे बेहतर आंसर होगा वह आंसर ए होगा। तो खैर यह क्यों होगा इस पर चर्चाएं हम लोग अभी करते हैं। यहाँ पर जो तथ्य है पहले ये ध्यान रखिएगा, योजना आयोग मतलब उस समय का योजना आयोग, वर्तमान का नीति आयोग, 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। अर्थात यह जो कालखंड था यह 8वीं पंचवर्षीय योजना का कालखंड था। तो कभी काल ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय कृषि जलवायु प्रदेश को जो 15 में विभाजित किया गया है यह किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। ईयर कौन सा है? तो 1989 है। इन 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को इन 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को अति विशिष्ट मृदा जलवायु एवं सस्य कृषि के आधार पर 73 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। इन तथ्यों को भी आपको ध्यान रखना है। कितने सब जोन यहाँ पर हैं? तो 73 सब जोन बनाए गए हैं। 15 आपके कृषि जलवायु प्रदेश हैं। और तथ्य की बात करें तो 2018 में कृषि मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने की चुनौती से निपटने के लिए, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यह समस्या कृषि के दृष्टिकोण से और ज़्यादा संघर्षमय है। तो इससे निपटने के लिए जो कृषि मंत्रालय है इसने क्या किया है? इसने क्या किया? देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों, ध्यान रखिएगा, देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में 45 समेकित कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किए हैं जिससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। यहाँ पर 45 समेकित कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किए गए हैं जिससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें कि जो प्रदेश हैं कौन कौन से हैं, इनको 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। जैसे आपके 4 प्राकृतिक प्रदेश थे भारत के विभाजन का। एक था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर है उत्तर का विशाल मैदान, फिर है प्रायद्वीपीय भारत, उसके पश्चात है तटवर्ती और द्वीपीय क्षेत्र। तो उसी आधार पर है। हिमालय में भी एक पश्चिमी हिमालय है, एक पूर्वी हिमालय है। इन दोनों को मिला करके एक ग्रुप बनाया गया है। उसी प्रकार गंगा का भी कई क्षेत्र होता है। एक निचले गंगा का मैदान है, एक मध्य गंगा का मैदान है, एक ऊपरी गंगा का मैदान है। ऊपरी गंगा के मैदान में हम लोग कल ही या परसों के क्लास में डिस्कस किए थे, जिसके अंतर्गत रुहेल और अवध खंड आता है। मध्य गंगा में सारण है, मिथिला है, मगध है, ये सब क्षेत्र आता है और पूर्वांचल आता है। जो निचला गंगा का क्षेत्र होता है इसमें पश्चिम बंगाल का मैदान आता है। ट्रांस गंगा का जो मैदान है इसके अंतर्गत अगर देखें तो सतलज और सिंधु का जो क्षेत्र होता है वो आता है। तो इन सबको मिला करके जो भाग बनता है उसे बी भाग दिया जाता है। इसी प्रकार जो प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं वहाँ पर पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ हैं जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर का सेक्शन आता है। मध्य पठार की बात करें तो इसी के अंतर्गत मालवा, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड का सेक्शन आता है। पश्चिमी पठार की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका अरावली वाला, फिर राजस्थान वाला, मतलब अरावली वाला और मालवा वाला ज़्यादातर सेक्शन आता है। फिर यहाँ पर बात करें दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ, जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत के कुछ पठार आते हैं जिसमें आपका कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है, फिर आप कह सकते हैं आंध्रा का पठार है। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसको सी भाग में रखा गया है। इसी प्रकार जो डी भाग है, डी भाग में आप देख सकते हैं पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ हैं, अर्थात जो पूर्वी घाट है उसके साथ जो मैदान है और पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ हैं क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट ये सब इसमें आते हैं। गुजरात के मैदान है क्योंकि गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, वहाँ पर भी कुछ मैदान और पहाड़ियाँ जैसे गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात के सेक्शन में आती हैं। साथ में जो पश्चिम का शुष्क प्रदेश है अर्थात जो राजस्थान वाला सेक्शन है वो यहाँ पर आता है, पूरा थार वाला। तो इसको भी एक अलग रख दिया गया क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा होता है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वह पश्चिमी शुष्क प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। साथ में एक द्वीपीय प्रदेश भी बना दिया गया जिसके अंतर्गत अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल किया गया है। और इस प्रकार इन जलवायु क्षेत्रों का जो सीमांकन किया गया है यह जलवायु, मृदा गुण, वृष्टि और जल की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। इन तथ्यों को आप ध्यान रखिएगा और इसी के आधार पर जो आपका आंसर था वह आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान और पहाड़ी। यहाँ पर समुद्र तटीय मैदान की बात किया है और पहाड़ी भाग की बात किया है।
तो यहाँ पर देखो, वैसे आंसर तो इसमें अगर देखा जाए सब सही नज़र आता है, कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सब भाग आपके डिस्कस किए गए 15 के 15 भाग में ये सब मिलते हैं। ये देखो, इसका नाम है पूर्वी, थोड़ा एक मिस्टेक है, इसको हटाइएगा, ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो पूर्वी पठार और पहाड़ी ये भी है। पश्चिमी घाट हमने अभी डिस्कस किया है कि पश्चिमी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ हैं। गंगा पार अर्थात जो ट्रांस गंगा का मैदान है जिसके अंतर्गत सिंधु सतलज का क्षेत्र आता है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान और पहाड़ी ये भी इसकी पार्ट है। तो यहाँ पर देखा जाए सभी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, यहाँ पर सबके सब आंसर सही हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि इसके सभी आंसर सही हैं, लेकिन फिर भी आयोग ने किसी एक को गलत माना है। तो ऐसे में हम क्या करें, हमको भी इसी को गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि आयोग ने इसी को गलत माना है, जबकि योजना आयोग या नीति आयोग के अनुसार सब के सब क्षेत्र हमारे जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ही शामिल किए गए हैं। तो अगले तथ्य की तरफ हम चलते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वह भी काफ़ी अच्छा है, इसे भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों में से नहीं पाई जाती है? जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं पठारी क्षेत्र से गुजरती हैं। पठारी क्षेत्र काफ़ी सख्त होता है, इसलिए यहाँ पर उथली घाटियाँ पाई जाती हैं। ये बात तो ठीक है, क्योंकि जब अवसादी रहेगा तभी कटाव होगा, अवसाद है नहीं। यहाँ पर आग्नेय चट्टानें हैं जो काफ़ी सख्त हैं, काफ़ी कठोर हैं, इसलिए नदियाँ इनका कटाव नहीं कर पाती, तो इसलिए उथली घाटियों के माध्यम से गुजरती हैं, ये बात सत्य है। मौसमी प्रवाह होता, ये भी ठीक है। यहाँ पर सदावाहनी नदियाँ नहीं पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में नदियों में जल रहता है, और जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है नदियों में जल भी समाप्त हो जाता है। थोड़ी कटावदार गतिविधियाँ भी होती हैं। भाई नदियाँ हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र से तटवर्ती क्षेत्र की तरफ जाएंगे, थोड़ा बहुत कटाव भी करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कटाव नहीं करेंगे, लेकिन कटाव बहुत लिमिटेड होता है। हाँ, अगर ये बात करें कि घुमावदार प्रवृत्ति अपने तटों को स्थानांतरित करती हैं, ये गलत है। इसका तात्पर्य है कि यह क्या मियांडर बनाती हैं? क्या मियांडर नहीं बनाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मियांडर बनाती हैं, तो मियांडर नहीं बनाती हैं, अर्थात ये विसर्पण नहीं करती हैं, यह विसर्पण नहीं करती हैं। तो ना तो मियांडर बनाती हैं, ना तो विसर्पण करती हैं। तो इस आधार पर यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि पूछा है कि नहीं है, क्या नहीं है। तो चूंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं या पठारी क्षेत्र से गुजरती हैं, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा कटाव नहीं कर पाती, इसलिए ना तो मियांडर बनाती हैं ना तो विसर्पण बनाती हैं, बल्कि सीधी रेखा में चलने का प्रयास करती हैं। उथली घाटियां हैं, मौसमी प्रवाह होता है, थोड़ा बहुत कटाव भी करती हैं। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा डी। और इस प्रकार से आज का जो एपिसोड है इसके तहत एक और प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, इंडो ब्रह्मा सांकेतिक है। जो इंडो ब्रह्मा है यह एक प्रकार से हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी, और ब्रह्मपुत्रा से पूर्व एक नदी है। इंडो का तात्पर्य यहाँ पर सिंधु से बात किया, इससे बात किया गया सिंधु। तो पहले एक ही नदी थी, उसका नाम था इंडो ब्रह्मा। तो जब ध्यान रखिएगा, एक तरफ आपका या भारत का हिस्सा था, एक तरफ यूरेशिया का हिस्सा था, बीच में आपका जो था वो था टेथिस भूषण थी। क्या थी? टेथिस। तो यहाँ पर जो इसका पार्ट था जिसको कहते हैं पठारी भाग था, तिब्बत का पठार था, यहाँ से जो नदी निकलती थी वह नदी ध्यान रखिएगा इसी प्रकार से फ्लो करती थी, इसी प्रकार से फ्लो करती थी। तो यहाँ पर एक ही नदी थी और इस नदी का नाम था इंडो ब्रह्मा नदी। कालांतर में जब यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई तो तिब्बत के पठार की एक नदी हम कह सकते हैं पूरब की तरफ चली गई जो ब्रह्मपुत्रा कहलाई, और एक नदी आपके पश्चिम की तरफ चली गई जो सिंधु नदी कहलाई। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्रा का ही जो अतीत का नाम था उसी को हम कहते थे इंडो ब्रह्मा। तो इस आधार पर यह जो आंसर होगा एक प्राचीन नदी है। ध्यान रखिएगा क्या है, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व जो नदी थी उसी नदी का नाम था इंडो ब्रह्मा। यह एक प्राचीन प्रांत है ऐसा नहीं है, प्राचीन नगर ये भी नहीं है, एक पिछड़ी जनजाति ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यह एक नदी है अतीत। फिर इसी के साथ जो आज का एपिसोड है इसको हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक अलग एपिसोड के साथ और उसमें कुछ अन्य तथ्यों को स्पेशल तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, फिर मिला जाए कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।